नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हेलो डॉक्टर में हम रोज किसी न किसी एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं और किसी बीमारी पे हम चर्चा करते हैं। आज जो बीमारी है वो किडनी और किडनी से जुड़े रोग हैं और हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़े हैं। खास इसलिए कह रहे हैं कि ये मुंबई से आए हैं और हमारे दर्शकों के लिए उन्होंने अपना समय निकाला है। डॉक्टर संजय पांडे जी, आप सीनियर यूरोलॉजिस्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मैं डॉक्टर संजय पांडे जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आप कोकिलाबेन जो धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई है उसमें आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट यूरोलॉजी हैं और आपको 25 वर्षों का लगभग अनुभव है और आप MCH और DNB हैं यूरोलॉजी में। और आपने चेन्नई के रामचंद्र मेडिकल कॉलेज में पहले एसोसिएट प्रोफेसर का भी काम कर चुके हैं और आपकी जो विशेषज्ञता है वो यूरोलॉजी में रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी और साथ में आप जेंडर रिसाइनमेंट और रोबोटिक सर्जरी में भी हैं। तो सर, आप हमारे स्टूडियो आए और हमारे दर्शकों के लिए अपना समय दिया, ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, बढ़ते हैं सवालों की तरफ कि सर, एक यूरोलॉजिस्ट जो होता है उसका काम क्या होता है, हम थोड़ा दर्शकों को बताएं, फिर उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अवश्य। नमस्कार, इस मंच पे आकर आपको संबोधित करने का बहुत आनंद है। यूरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर है जो किडनी और किडनी से रिलेटेड सारे ऑर्गन्स का ख्याल रखता है। ऑर्गन्स उम्र के साथ साथ चेंज होती जाती हैं और कहीं किडनी और उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, उसके बाद यूरेटर या किडनी की वो पाइप जिसके थ्रू यूरिन आती है और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर जहां यूरिन स्टोर होती है और फिर पुरुषों में उसके बाद जो ग्लैंड है इसे प्रोस्टेट कहते हैं और यूरेथ्रा जो यूरिनरी पाइप है। इसके सिवा जितने गुप्तांग होते हैं, तो बेसिकली जेनेटो यूरिनरी सब्जेक्ट वो है जिसमें मेडिकल और सर्जिकल डिजीजेस की सारा ख्याल आपके यूरोलॉजिस्ट रखते हैं। अच्छा, चूंकि गर्मी का मौसम है और कहा जाता है कि गर्मी के मौसम में जो किडनी से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो बढ़ जाती हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं कि आखिर ये समस्याएं क्यों बढ़ जाती हैं और उन्हें किस तरह का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई समस्या ना हो। गर्मी का मौसम ऐसा मौसम है जिसमें बॉडी की रिक्वायरमेंट, उसकी पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी जी। माना जाता है कि जब हम जिम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या जब हम पसीना बहा रहे होते हैं तो हमें पानी की मात्रा ज्यादा लेनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी की हाइड्रेशन मेंटेन रहे। तो ये बॉडी उस तरह का कंप्यूटर बना हुआ जिसमें सब कुछ होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म बना रहता है। गर्मी के मौसम में क्योंकि हम पानी उतना ही ले रहे थे जितना पहले ले रहे हैं या प्यास लगती तो पानी लेते हैं और बहुत बार हम पानी के बदले में शिकंजी और शरबत से काम चला लेते हैं। याद रखें, गर्मी के मौसम में जो पसीना बहता है वो एक इनविजिबल पर्सपिरेशन होता रहता है। जिस तरह की ह्यूमिडिटी होती है, जिस तरह का पसीना बहता है, एक हम हर समय डिहाइड्रेटेड स्टेट में माने जाते हैं। हमारी स्टेट ऑफ हाइड्रेशन थोड़ी सी कम रहती होगी। मिसाल के तौर पे जब हम यूरिन पास करते हैं तो वो गाढ़ा रंग का यूरिन होता है। मिसाल के तौर पे हमें जब अपने स्किन को फील करते हैं तो वो उसमें एक तरह की टर्गर प्रेशर कम रहती है। तो गर्मी के मौसम में क्योंकि हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और अगर आपने अपनी पानी की मात्रा नहीं बढ़ाई और बॉडी को उतना पानी नहीं दिया तो किडनी जो यूरिन बनाती है वो यूरिन कंसंट्रेटेड होता है। और सबसे कॉमन प्रॉब्लम कंसंट्रेटेड यूरिन में सुपर सैचुरेशन ऑफ सॉल्यूट्स, जिसके कारण पत्थर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये सबसे कॉमन बीमारी है किडनी की और इस प्रांत में जहां हम हैं और इस पूरे भारतवर्ष में किडनी स्टोन्स एक तरह की एपिडेमियोलॉजिकल बीमारी है जो समर सीजन में ज्यादा देखी जाती है। तो हाइड्रेशन या पानी ज्यादा लेना बहुत जरूरी है। साथ ही यूरिन का एसिडिक होना और स्मेल होना, यूरिन में इंफेक्शन होना, ये सब चीजें इस मौसम में ज्यादा बढ़ जाती है। तो समर सीजन हमारे लिए एक उस तरह का सीजन है जहां हम जिम से लौटे तो बहुत ज्यादा पसीना बहाए तो पानी पी रहे हैं। अब हम समर सीजन में हैं तो हमारी इनविजिबल पर्सपिरेशन बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं हमें ये चौकन्ने रहना पड़ेगा कि हमारी हाइड्रेशन की स्टेटस अच्छी बनी रहे। वो बहुत कॉमन आदमी के लिए यूरिनरी स्टेटस, अगर यूरिन बहुत गाढ़ा है मतलब आप डिहाइड्रेटेड हैं, किडनी को और पानी चाहिए ताकि वो सारे तरल पदार्थ को निकाल सके, यूरिन को लेस एसिडिक रखे, उसमें बदबू ना आए और इन्फेक्शन ना हो जी। अच्छा सर, जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे पानी लिक्विड लेते हैं, कुछ ऐसे आप मतलब शरबत ले लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अभी हर जगह अवेलेबल है सोडा ड्रिंक्स ले लेते हैं, तो क्या ये डिहाइड्रेशन के लिए मतलब अच्छा है या इसके मतलब नहीं लेना चाहिए? पानी की कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है, आज सब जगह कैफे कॉफी डे और स्टारबक्स आ गया है तो लोगों को प्यास लगती है, लोगों की आदत हो चुकी है और मीटिंग्स में हम आजकल कॉफी में मिल लेते हैं और उतने चाय से हमारा काम चल जाता है। याद रखिएगा, अगर आपका जीभ सूखा हुआ नहीं है तो फिर आपको ज्यादा प्यास नहीं लग रही है, पर वो सच्चाई नहीं। हम इतने व्यस्त दिनों में लगे रहते हैं, हमें बहुत याद नहीं रहता कि पानी पीना उतना जरूरी है। तो सोडा पी लेना, चाय पी लेना, कॉफी पी लेना, ये सब शायद पानी को सब्स्टिट्यूट ना कर पाए। पानी का अलग एक मिसाल होता है और हम स्टोन फॉर्मर्स में बोलते हैं कि आप जरा पानी की मात्रा इस तरह से बढ़ाएं जहां सुबह, दोपहर, शाम, रात पानी की मात्रा डिवाइड करके पिए। रात को सोने के पहले पानी पी के सोएं ताकि आपकी किडनी काम कर रही है और उसको वो रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट मिला हुआ है ताकि वो अपनी जो यूरिन बनाए वो डाइल्यूट रहे, सुपर सैचुरेटेड ना रहे।
तो जी। पानी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। बिल्कुल। बढ़ते हैं अब सवालों की तरफ से। सर, आप यूरोलॉजिस्ट हैं, तो आप एक यूरोलॉजिस्ट से आप एक एंड्रोलॉजिस्ट भी हैं, तो आपको मतलब एंड्रोलॉजी क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। एंड्रोलॉजी की अगर बात कर रहे हैं तो एंड्रोलॉजी पुरुषों के गुप्तांग और पुरुषों की फर्टिलिटी से रिलेटेड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का हमें वो जवाब देने की जरूरत है, बिकॉज बहुत बार ये सब चीजें एक शर्म में छुपी रहती हैं। पुरुष जब उस उम्र के होते हैं, जब वो फॉर्मेटिव ईयर्स में होते हैं, तो उनके लिंग का काम, उनकी स्पर्मेटोजोआ काम, उनकी फर्टिलिटी का काम, ये सारा कुछ भी बाकी बीमारियों की तरह गड़बड़ हो सकता है और पुरुष को पता नहीं होता है किसके पास जाए। तो बहुत बार नीम हकीम और बहुत बार आयुर्वेदिक दवाइयों से शायद काम ना बन पाए, बिकॉज इसकी कोई साइंटिफिक रीजन होती है। तो एंड्रोलॉजिस्ट वो है जो पुरुषों की शैली, पुरुषों की गुप्तांग की जो बीमारियां होती हैं, उसकी बीमारियों का एक इलाज करें। उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट है, उसके लिए फॉलोअप है। उनकी फर्टिलिटी का, जो दंपति जीवन में बच्चों का पैदा होना, उसके लिए जो वीर्य की जो कीटाणु की चेंजेस होती है, उनके हार्मोन की चेंजेस होती है। तो एंड्रोलॉजी सब्जेक्ट वो है जिसमें पुरुषों के हार्मोन्स, पुरुषों के गुप्तांग की कैपेबिलिटी और उनके आगे बढ़ते हुए उनके वीर्य और उस सब चीजों की जो गड़बड़ हो रही है, उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए जो भी कुछ लगता है, दवाइयां, मेडिसिन, कंसल्टेशन और उसके बाद पार्टनर पार्टिसिपेशन, इन सब पे गौर करते हैं। और एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो अब तक शायद थोड़े से शेम में छुपा हुआ था। जी, बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे अभी कोरोना आया, कोरोना के बाद से लोगों ने अपने सेहत पे ध्यान देना शुरू किया, तो अलग अलग जैसे कहते हैं कि भाई वो डेली रूटीन में किन बातों का रखें, कि ध्यान रखें, खान पान में उनका कैसा होना चाहिए। ऐसे ही अगर बात करें जो यूरोलॉजी में या फिर यूरो से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, उससे बचाव करने के लिए लोगों में किस तरह की जागरूकता होनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन। जागरूकता कोरोना के समय में हमें अपने बारे में ज्यादा इसलिए मिला बिकॉज हम अपने हेल्थ के बारे में बहुत बात कर पाए, अपने बारे में अपने आप को समझ पाए कि हम अपनी जिंदगी को बिल्कुल पटरी और डिसिप्लिन पे लाएं। तो यूरोलॉजिकल डिजीजेस में ऐसे ही एक तरह की अवेयरनेस और जागरूकता की जरूरी है। बहुत जरूरी है कि हम अपनी हाइजीन, अपनी यूरिनरी सिस्टम को मेंटेन करना और अपने बारे में जानना। याद रखिएगा, हम सब धीरे धीरे कम जवान या बूढ़े होते जा रहे हैं। हमारी ऑर्गन्स की जो चेंजेस हो रही हैं वो हमारे नॉलेज में और हमारी परमिशन से नहीं होती, वो चेंज होती रहती है और उस चेंज को बहुत बार हम रोक ना पाए क्योंकि बहुत धीरे धीरे हो रहा है। और ऐसे कंडीशन में अगर हमें अपनी किडनीज का ख्याल रखना है, अपनी यूरिनरी सिस्टम का ख्याल रखना है, तो कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें पहला, अगर हमें यूरिन लगा तो हम यूरिन को बहुत ज्यादा पोस्टपोन ना करें। पेशाब की थैली एक तरह की बलून है, एक तरह की इलास्टिक स्ट्रक्चर है जो एक समय के बाद, उसके बाद वो फिर फिसल जाती है, बहुत स्ट्रेच हो जाता है, फिर वो इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, पहला। दूसरा, हमें अपना सेहत ध्यान रखने के लिए किडनी को वो सब कुछ सप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी जिसे हम पानी कहते हैं। अगर हम वो दे नहीं पा रहे तो किडनी जो अपना काम कर रही है, एक तरह से इतना कुछ ब्लड को प्यूरिफाई करके ला रही है और वो प्यूरिफाई करते वक्त जो सॉल्यूशन है, शरबत बना रही है, वो शरबत में अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है सॉल्यूट्स का तो पत्थर बनते रहेंगे। एक बहुत मॉडर्न एपिडेमियोलॉजिकल बीमारी है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। अगर पेशाब लीक हो रहा है और हम कंट्रोल नहीं कर सकते या हम खांसी करते हैं, छींकते हैं, औरतों में जो 50 साल के बाद होता है और हम डायपर्स पहन रहे हैं, तो ये शायद सही नहीं है। तो आज के जमाने में ये पूरी जो आज हम अवेयरनेस के मंच पे बैठे हैं, इसमें ये है कि अपने हेल्थ को ख्याल करना और उन सब चीजों के बारे में जिसके बारे में कभी गौर नहीं करते थे या शर्माते थे, उसके दिन गए। यूरिनरी सिस्टम का ख्याल आप रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई चीज इसमें गड़बड़ जा रहा है तो हम आगे बढ़े। जी, हेलो डॉक्टर, में अब समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद से भी हम बात करेंगे किडनी से जुड़ी जो समस्याएं हैं, किडनी से जुड़े जो रोग हैं, उस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़े हैं मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल से डॉक्टर संजय पांडे जी। यदि आपको या आपके परिवार को पत्रिका की प्रति प्राप्त होने में असुविधा हो रही है तो हेल्पलाइन नंबर 9116623401 पर कार्यालय समय सुबह 11 से 7 बजे तक संपर्क करें।
हेलो डॉक्टर, मेरे ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे किडनी से जुड़े जो रोग हैं और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं मुंबई से डॉक्टर कोकिलाबेन हॉस्पिटल के डॉक्टर संजय पांडे जी। सर, हम लोग बात कर रहे थे कि किडनी से जुड़े जो रोग हैं, सर एक जो समस्या होती है खासकर पुरुषों में या मतलब किसी में भी हो सकती है कि यूरिन रोक ना पाने की समस्या। तो ये किस तरह की बीमारी है, कैसे इसमें बचाव कर सकते हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए? ये बहुत ही प्रेवलेंट बीमारी है, यूरिन रोक ना पाना। यूरिन लगा और जाना ही पड़ा टॉयलेट, क्योंकि ब्लैडर हमें जगा रही है, ब्लैडर दस्तक दे रही है कि जाओ जाओ जाओ। तो वो एक तरह से या तो बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है उसके लिए, या एक अर्जेंसी रहती है जिसको हम कंट्रोल न कर पाए और पेशाब लीक होने का डर रहता है, इसलिए हम अपने टॉयलेट खोजते रहते हैं। या फिर अनफॉर्चुनेटली पेशाब का लीक हो जाना, जिसे अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का बढ़ना, अर्जेंसी होना और अर्ज इनकॉन्टिनेंस होना, ये पुरुषों में, स्त्रियों में, यंग लोगों में, बुजुर्गों में, हर किसी में पाया जाता है। अगर ये हमें आपको है तो इसकी जागरूकता आज होनी चाहिए, बिकॉज ये वो बीमारी जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर की ट्रीटमेंट है, हम उस तरह के जो बेवरेजेस पीते हैं जिसमें चाय, कॉफी, अल्कोहल है, जो किडनी को चाबुक मारती है, ज्यादा पेशाब बनवाती है, वो पेशाब किडनी के द्वारा बनता है और ब्लैडर में आता है, और ब्लैडर की रोकने की जो क्षमता है वो शायद कम है। ये ब्लैडर ओवर एक्टिव है, सचान बच्चे की तरह बार बार कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। तो हमारा काम है ऐसे कंडीशन में जागरूक हो। इसकी ट्रीटमेंट है, इसकी एक बिहेवियरल ट्रीटमेंट है, इसकी एक फार्माकोथेरेपी है। ये हम इस तरह से ब्लैडर को फिर से वापस शांत करते हैं, उसको वापस पटरी पे लाते हैं। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर उस तरह की बीमारी जो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, ये हर उम्र में होता है। मुश्किल ये है कि इसकी जागरूकता होते हुए भी हम इसको पोस्टपोन करते रहते हैं। अगर हमें इनकॉन्टिनेंस है, हम पैड पहन लेते हैं, हम ज्यादा पानी पीते रहते हैं, हम टॉयलेट को टाइम पे नहीं जाते, पोस्टपोन करते हैं, और ये ब्लैडर बेचारा अब मास्टर बन चुका है और हम स्लेव बन चुके हैं। तो हम ये रोल को रिवर्स करने की कोशिश में ओवर एक्टिव ब्लैडर की ट्रीटमेंट करते हैं, जो एक बहुत बड़ा यूरोलॉजी का अंग है, और इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसके अलग अलग पहलू हैं और हर पहलू पे ट्रीटमेंट की जाती है। जी, अच्छा सर, जिनको इस तरह की समस्या है वो किस तरह की सावधानियां रखें? खासकर इलाज तो एक अलग पहलू है, लेकिन बचाव के लिए क्या तत्कालिक में क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही। अंग्रेजी में कहा गया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसमें प्रिवेंशन इज द क्योर। इसके जो पहलू आपने पूछे उसमें सबसे पहला ये हुआ कि अगर हमें ओवर एक्टिव ब्लैडर है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो हम इस तरह से पानी पूरे दिन भर पीते न रहे। हमने चाय, कॉफी, अल्कोहल जरा कम किया तो ये डाययूरेटिक इफेक्ट किडनी पे कम पड़ती है, तो ब्लैडर जरा मानती है। तो ये किडनी के लेवल से ब्लैडर पे जाना है पहला। दूसरा, हमें अपने टॉयलेट्स को मैप करने की जरूरत, पता होना चाहिए हमारा टॉयलेट कहाँ है। मैं जब बिल्डिंग से निकलूं और बड़ी सी ट्रैफिक में घुसूं तो पहले ब्लैडर खाली करके, दूसरा हमें ब्लैडर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करना होता है, पोस्टपोनमेंट थेरेपीज होती है। तो इससे पूरे बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, जिसमें हम एक ओवर एक्टिव ब्लैडर को टाइम पे पकड़ लें। ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल डिसेबिलिटी बन जाए जिसमें हम डायपर पहन के घूमना पड़े और मुंबई के सबअर्बन ट्रेन्स में हम यहां वहां उतरते रहे और काम के समय हम पानी न पिए, घबराए नहीं। तो ऐसे लोग घबरा जाते हैं, वो पानी पीना कम कर देते हैं, उनकी डिहाइड्रेशन होती है, और फिर आपने जो क्वेश्चन पूछा समर सीजन में डिहाइड्रेशन की जो बीमारियां होती हैं, तो इससे प्रिवेंशन अवेलेबल है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, आप चूंकि रोबोटिक्स जो सर्जरी है उसके एक्सपर्ट हैं, तो यूरोलॉजी में रोबोटिक्स का काम क्या है और किस तरह से ये रोबोटिक्स मतलब यूरोलॉजी के जो रोग हैं उसमें काफी मदद कर रही है? जी हाँ, रोबोटिक सर्जरी पिछले 8 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ कोकिलाबेन हॉस्पिटल में, उसमें यह बताना जरूरी हुआ कि रोबोटिक सर्जरी वो हुई जिसमें हम एक स्वचालित यंत्र के द्वारा, एक रिमोट कंट्रोल्ड कंसोल के द्वारा हम बहुत ही प्रिसाइज सर्जरी कर पाते हैं। एक जमाने में हम और आज भी पेट खोल के ऑपरेशन करते थे, और हमारे ऑर्गन्स किडनी, एड्रिनल, यूरेटर, प्रोस्टेट, यूरिनरी ब्लैडर सब बॉडी के अंदर है, गुप्तंग बॉडी के बाहर है। तो बॉडी के अंदर की जो ऑर्गन्स है, जिसमें हम किडनी कैंसर की ऑपरेशन या पाइलोप्लास्टी की या यूरेट्रिक स्ट्रक्चर की या ब्लैडर की कैंसर को निकालना, या सबसे कॉमन सर्जरी जो मैं करता हूं प्रोस्टेटिक कैंसर जिसको हम लोकलाइज तरीके से निकालते हैं, आज रोबोटिक आर्म के द्वारा उन 3 गड्ढों के द्वारा हम अंदर घुस करके और उस अंग तक पहुंच पाते हैं, और उस स्वचालित अंग को हम संभालते हैं। तो रोबोट एक उस तरह का मशीन है जो एक सर्जन कंसोल के द्वारा एक स्वचालित तरीके से उसे संभालता है और प्रिसाइज तरीके से बिल्कुल मिलीमीटर बाय मिलीमीटर अपनी सर्जरीज को कर पाता है और इस तरह से रिपेयर। तो अगर देखा जाए तो रोबोटिक सर्जरी ने आज वो हासिल की है जो शायद ओपन सर्जरी या लैप्रोस्कोपी में हम पहुंच नहीं पाते थे। प्रिसीजन और रिकवरी की जो लेवल पहुंच चुकी है, जो पिछले 8 साल से मैं कैंसर की सर्जरीज में और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज दोनों में काम कर रहा हूं, तो हर तरह की सर्जरी जो किडनी पे, एड्रिनल पे, यूरेटर पे, यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट पे, और फिर औरतों में वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला और इनकॉन्टिनेंस और सैक्रोकॉल्पोपेक्सी की जिस तरह की सर्जरीज हैं, आज रोबोटिक के द्वारा हम उस लेवल को पहुंच चुके हैं जहां रिकवरी इतनी फास्ट होती है कि पेशेंट कहता है अब मैं घर जाऊं क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो वो चीर फाड़ का जमाना थोड़ा घट चुका है और बहुत राइट अप्रोच टू राइट इंडिविजुअल के आधार पे किस पेशेंट को रोबोटिकली हम किस लेवल पे ले जाएं और इंप्रूव करें, वो आज बहुत ऊंचे लेवल को जा चुका है। बिल्कुल।
अच्छा सर, छोटे बच्चों में जो बिस्तर गीला करने की जो समस्या होती है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को इसके बारे में समझाएं कि ये कैसे इसको पहचानें, कैसे बचाव करें। और बच्चों को आमतौर पर क्या होता है कि गांव में डांटने लगते हैं, कभी मार भी दिया, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अहम क्वेश्चन है आज हर नागरिक के लिए, हर श्रोता के लिए। ब्रेन और ब्लैडर की जो रिदम होती है, ब्रेन और यूरिनरी ब्लैडर की रिदम, ये 3 से 5 साल में डेवलप होना शुरू होती है। और इससे बहुत बड़ा योगदान हर माताजी का होता है जो बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग देती है। ये टॉयलेट ट्रेनिंग के समय, दिन के समय तो सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, हम जगे हुए, हमें टॉयलेट दिखता है। रात को जब हम निद्रा में और डीप निद्रा में जो हम स्वप्न देख रहे हैं, उस समय ब्लैडर की जो कंट्रोल है वो हमारे बस में नहीं होता। और ये ट्रेनिंग पीरियड में जो 3 से 5 साल का उम्र है, इसके बाद की जो उम्र है, उस उम्र में हमें जागरूक होने की जरूरत है। तो बच्चों को डांटना, बच्चों को उनको हर तरह की मुश्किल में डालना उनके फायदे का नहीं, बिकॉज उनकी ये गलती नहीं है, वो भी आपके मेरे ऐसे डीप स्लीप में सो रहे होते हैं। होता क्या है, इस समय जो ब्लैडर की एक्टिविटी है वो सिर्फ ब्लैडर की एक्टिविटी नहीं होती है, उस समय ब्रेन और ब्लैडर की रिदम पूरी डेवलप नहीं हुई है। 6 से 15 साल का अगर कोई बच्चा है, लड़का हो या लड़की हो, और अगर उसमें बेड वेटिंग की शिकायत है, हम एन्यूरेसिस या बेड वेटिंग कहते हैं, तो ये सही बात नहीं है। हमें अपने पेडियाट्रिशियन को, हमें अपने यूरोलॉजिस्ट को अपने शहरों में दिखाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम ये ब्रेन और ब्लैडर के रिदम को जागरूक करके वापस पटरी पे ला रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इसकी ट्रीटमेंट न कराएं, हम शायद इस ट्रीटमेंट से वंचित हैं, या हम इस अवेयरनेस से वंचित हैं जो आज इस प्लेटफॉर्म से हम ले पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में बच्चा डेवलप होता जाता है, बाकी सब ठीक होती है, लेकिन रात को बेड वेटिंग खत्म नहीं होती। कभी रात को 2 बार बेड वेटिंग कर रहे हैं, कभी हफ्ते में 2 बार बेड वेटिंग कर रहे हैं। याद करिए, अगर वो बच्चा 15 साल का, 16 साल का है और हॉस्टल में जाने की जरूरत हुई तो हिचकिचाता है, उसकी ये जो पूरी जो कला है वो सब कुछ मॉरली डाउन हो जाता है। इसके बाद की उम्र है, मैंने देखा है 22-25 साल की उम्र में भी लोग बेड वेटिंग कर रहे हैं। अब उनको शादी करने को जी नहीं करता, वो घबराते हैं, वो होटलों में नहीं रह सकते, वो हॉस्टल में नहीं रह सकते। तो कहने का मतलब है कि ये उस तरह की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीज है जो पेडियाट्रिक एज से, एडोलेसेंट एज से आगे बढ़ते हुए, इसमें आपका और मेरा जानना बहुत जरूरी है। इससे बच्चों को डांटना और बच्चों को इसमें किसी तरह का एक्सरसाइज करना अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल ट्रीटेबल है, इसकी दवाइयां होती हैं और इसकी बिहेवियरल थेरेपी होती है। तो इसकी अलार्म थेरेपी होती है जहां पेरेंट्स इस पे बहुत भावुक होते हैं। दूसरा है, आज वो दवाइयां हैं इस देश में जो पहले नहीं थी, वो दवाइयां जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो दवाई जो आपको आपकी रातों को बिल्कुल संभाल के रखता है। और फाइनली एक समय ऐसा आता है जहां इन दवाइयों को एस्केलेट करते हुए, डीएस्केलेट करते हुए बच्चा ड्राई हो जाता है। तो 6 से 15 साल के बच्चों को बिल्कुल सही तरीके से अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है, ताकि हम इसकी कंट्रोल लें और रातों को बिल्कुल संभाल के रखें। जी। अच्छा सर, प्रोस्टेट को लेके ढेर सारे मिथ्स हैं, काफ़ी मतलब लोग कई बार उसको मतलब इलाज कराने से भी बचते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? और इसके जो मिथ्स हैं हमारे दर्शकों को समझाएं थोड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हुआ बिकॉज प्रोस्टेट के मिथ्स बढ़ते जा रहे हैं। तो बिल्कुल याददाश्त के लिए, प्रोस्टेट वो मेल ऑर्गन है जो हार्मोन्स के द्वारा चेंज होता है, और ये गुप्त अंग उस तरह का है जो यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे, ब्लैडर नेक पे होता है। तो यूरिनरी पैसेज को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। यूरिनरी पैसेज अपने में एक पतली सी पैसेज, हम सबको पता है भगवान ने यूरिनरी पैसेज कितना पतला दिया है, और अगर प्रोस्टेट उसे कंट्रोल कर रहा है और चेंज होते होते अगर साइज उसकी बढ़ती जा रही है, रास्ते को अंदर से ब्लॉक करता है, तो पेशाब खुल के नहीं आता। बहुत बार वो इतनी स्लो और प्रोग्रेसिव चेंज है कि हमें पता भी नहीं चलता और हमारी चेंजेस हो रही है। जी। 50 साल के बाद प्रोस्टेट की चेंज हार्मोन्स के द्वारा इस तरह से होती है कि हम अपने आप में जागरूक हो जाए। इसमें से कोई नहीं बच सकता, हर पुरुष के लिए चेंज होना ही होना है, किसी के 50 साल में, किसी के 70-80 साल में। तो उस तरह के मिथ हैं जिसमें लोग कहते हैं कि ये बुजुर्गों की ही बीमारी है, बुढ़ापे में ही आएगा। ये सच नहीं है। बुढ़ापे में तब पकड़ में आया बिकॉज चलते चलते आज यहां पहुंचा, पहला। दूसरा, लोग कहते हैं कि मेरा प्रोस्टेट बहुत बढ़ गया है। प्रोस्टेट की साइज और प्रोस्टेट का जो कर्तव्य है उस पर डिफरेंस है। प्रोस्टेट पेशाब के रास्ते को अंदर से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। उसकी साइज बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं साइज डज नॉट मैटर। क्या मैटर करता है? उनकी कंप्लेंट्स। तो हम जब एक तरह की इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम्स स्कोर से पूछते हैं, पेशाब खुल के आ रहा है कि नहीं, पूरा खाली हो रहा है कि नहीं, जोर लगाना पड़ रहा है, और ये सब चीजें गड़बड़ होती जा रही है और हम और आप इसे भूलते जा रहे हैं या टालते जा रहे हैं, तो शायद मुश्किल हो सकता है। प्रोस्टेट बीमारी में भी कैंसर हो सकती है। प्रोस्टेट के 2 डायरेक्शन हो सकते हैं। एक तरफ हार्मोन्स के द्वारा प्रोस्टेट बढ़ते हुए पेशाब के रास्ते को ब्लॉक कर रहा है, जो 40-50 साल के बाद की उम्र में देखी जाती है, जहां लोग या हेल्थ चेकअप में आते हैं या लोग कंप्लेन करते हुए आ रहे हैं, मेरा पेशाब रुक के आ रहा है, खुल के नहीं आ रहा है जी, और इसी कोई उम्र नहीं होती। काले बाल को सफेद होने में कोई उम्र नहीं होती, कभी भी हो सकती है। वैसे ही प्रोस्टेट 50 साल के बाद नहीं डिफिकल्टी देता है। दूसरा, प्रोस्टेट में कैंसरस चेंज हो सकता है, और ये भी हार्मोन रिलेटेड कैंसर है, तो ये बिल्कुल ट्रीटेबल है। तो हमारे लिए जरूरी है कि आज उस मिथ्या में ना रहें कि सिर्फ बुढ़ापे में ही कैंसर होगा या बुढ़ापे में ही प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी। 50 साल के बाद हर किसी का कर्तव्य होता है कि वो पीएसए की टेस्ट कराए, अपने यूरोलॉजिस्ट से दोस्ती करे, उनसे मिले, और उस एग्जामिनेशन के द्वारा, उस
पादान तक पहुंचे जहां बोले कि हम इस चीज को रिवर्स कर सकते हैं। आपकी उम्र को हम शायद रिवर्स ना कर पाए, पर प्रोस्टेट को आज श्रिंक करने की विधि है, तो आपका प्रोस्टेट बढ़ता जाए, पेशाब को तंग करता जाए, और आपके यूरोलॉजिस्ट आपके शहरों में प्रोस्टेट को श्रिंक करके और आपकी पेशाब की फ्लो को इंप्रूव कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हेलो डॉक्टर, मैं समझ चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद से हम बात करेंगे किडनी और यूरिस से जुड़े जो समस्याएं हैं, और हमारे साथ मेहमान जो जुड़े हैं डॉक्टर संजय पांडे, आप कोकिला बेन के यूरोलॉजी विभाग में हेड हैं। हेलो डॉक्टर, में ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, और हम लोग बात कर रहे थे किडनी और यूरिस जो जुड़ी समस्याएं हैं उस पर बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय पांडे जी। सर, जैसे कुछ महिलाएं अक्सर अपनी समस्याएं में बताती हैं कि उन्हें छींकने, खांसने से भी यूरिन लीकेज की समस्या हो जाती है, तो ये किस तरह की समस्या है और उन्हें बचाव के लिए क्या करना चाहिए? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, या जिसमें एक औरत ने पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम या पोस्ट मेनोपॉजल उम्र में, ताकि 30, 40, 50 साल के बाद जो उम्र होती है, इसमें जब पेल्विक फ्लोर कमजोर हो रहा होता है, उस समय छींकती हैं, हंसती हैं, सीढ़ियों पे चढ़ती हैं, झुक के नमाज पढ़ती हैं और पेशाब लीक हो जाता है। ये एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम गंभीर इसलिए बिकॉज ये पुरुषों में नहीं होता। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस औरतों की बीमारी है, और इस बीमारी में छींकते हंसते जब पेशाब लीक हो जा रहा है तो अपनी दिनचर्या गड़बड़ हो जाती है। हम अपने घर में काम नहीं कर सकते, कुछ उठा नहीं सकते। ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के बाद बढ़ती है, मेनोपॉजल सिस्टम के बाद बढ़ती है। तो इसमें जागरूकता इतनी जरूरी है, बिकॉज औरतें इसे एक उम्र के साथ साथ चेंज होते हुए मान लेती हैं, जो गलत है, एक तरह की मिथ्या है, बिकॉज ये बिल्कुल ट्रीटेबल है। अगर प्रेगनेंसी के बाद इस तरह की चीज हुई है, मेनोपॉज के बाद हुई और आप बिल्कुल फिट है, तो आपके डॉक्टर, आपके यूरोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आप कीगल्स एक्सरसाइज करें, पेल्विक फ्लोर की बिल्कुल ट्रेनिंग करें, उस मसल्स को बिल्कुल वापस वो वहां पे ले आए। ये बहुत बारी एडवांस स्टेट में मिलता है, बिकॉज औरतों की पेल्विक फ्लोर का ढांचा अलग होता है। ऐसे कंडीशन में आज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की ऑपरेशन है। मेरे को याद है कि हफ्ते में 2 से 5 ऐसी औरतें हैं जो कहीं 5-10 साल से डायपर्स पहन रही थी, पेशाब लीक हो रहा था, काम चला रही थी, घबरा और शर्मा रही थी और नहीं आ रही थी। आज उनको हम जब कोकिला बेन हॉस्पिटल में ट्रीट करते हैं तो खुशी होती है कि हम उनको लाफ्टर देयर बेस्ट मेडिसिन इज गिवन बैक, उनको वापस उनकी हंसी दे सकते हैं, खुशी दे सकते हैं, वो झुक के काम कर सकती हैं और पेशाब की थैली की उस गंभीर प्रॉब्लम को मिस न कर जाए। जी अच्छा, अगर किसी महिला को है तो बचाव में क्या क्या करना चाहिए अभी इसमें? तो बचाव की सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उम्र तो चेंज होती रहेगी और उम्र के साथ साथ पेल्विक फ्लोर कमजोर होता जाता है, क्योंकि पुरुषों का पेल्विक फ्लोर का ढांचा अलग है, औरतों का ढांचा अलग है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अपनी फिजिकल एक्सरसाइज, अपना योगा, अपनी जो योग कर्म है और जो फिजिकल एक्टिविटी है और उसके पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस, स्पेशली डिलीवरी के बाद ये इंपॉर्टेंट होता है कि पूरा पेल्विक फ्लोर स्ट्रेच हो चुका होता है, बहुत जरूरी है। मेनोपॉज के बाद औरतों में ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हम इसे एड्रेस नहीं करते, ये बहुत बार शर्म में डूबा रहता है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, और अगर बिल्कुल ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो हम मैनेज नहीं कर पा रहे तो उसके लिए बहुत एक फोकस्ड एक्सरसाइजेस होती हैं। आज के जमाने में ये सब बढ़ती जा रही हैं, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ट्रीटेबल भी है, क्योरेबल भी है और प्रिवेंटेबल भी है। हमें इसकी जागरूकता होने की जरूरत है। जी, अभी हम लोगों ने शुरुआत में बात की कि किडनी में पथरी एक आम समस्या है, तो सर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि जो पथरी को लेकर आम जो मिथ हैं वो क्या क्या हैं? और बहुत सारी चीजें होती हैं कि कहते हैं कभी टमाटर नहीं खाइए, बीज वाली चीजें नहीं खाइए, दूध कम पीजिए, तो क्या ये सब सही है? तो किडनी में जो पत्थर बनता है वो यूरिनरी सुपर सैचुरेशन से बनता है। मान लीजिए पेशाब एक शरबत है जिसमें कुछ सॉल्यूट है और कुछ लिक्विड कंपोनेंट है। अगर आपने लिक्विड कंपोनेंट कम दिया तो फिर ये सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, बस यही है पूरी चीज। सुपर सैचुरेशन ऑफ यूरिन जब होता है तो वो छोटे छोटे सॉल्यूट्स जुड़ के पत्थर बनने की कोशिश करते हैं। हमारा आपका काम होगा हम यूरिन को डाइल्यूट रखें, तो बहुत ज्यादा पानी पीने से कोई गड़बड़ नहीं होगा। आपकी किडनी ऐसे भी हर दिन 180 लीटर संभालती है, तो आपने अगर 1.5-2 लीटर एक्स्ट्रा पी लिया तो कुछ नहीं होगा, वो यूरिन डाइल्यूट होगी। मिसाल के तौर पे जो पत्थर एक बार बनाता है वो बार बार बनाता है, तो ये आशा ना करें कि आपके डॉक्टर ने अगर किडनी के पत्थर की ऑपरेशन की तो उन्होंने फ्यूचर में पत्थर को बनाने से बचाया। ये बहुत बड़ी मिथ्या है कि हमने पत्थर ऑपरेशन कराया फिर पत्थर कैसे बन गया। पत्थर बनने की जो टेंडेंसी है वो अपने बॉडी में, और घर में जितने लोग खाना खा रहे हैं उन सबको वही चीज नहीं हो रहा है। तो ये इंटरनल सिस्टम है कि हमारी किडनी हमारे बॉडी को कैसे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, और इसमें अगर आपकी बॉडी में कोई चीज बहुत ज्यादा है तो ये खून में है, जैसे किडनी निकालती है, किडनी अपने खून को प्यूरिफाई करती है ना, ये प्यूरिफाई करते वक्त जो भी गड़बड़ है वो ले आती है अपने पास, और जब किडनी अपने पास ले आती है तो उसको डिसॉल्व करके तरल पदार्थ यूरिन की तरह निकालना होता है। और अगर
अगर हम पानी कम ले रहे हैं, अगर हमारी यूरिनरी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो स्टोन्स बनना भावुक है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसके कारण खोजें। और वंस अ स्टोन फॉर्मर ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर। आज बना है तो 10 साल बाद 50% लोगों को फिर से पत्थर बन सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है हम ये याद रखें कि पत्थर जब हमने ट्रीटमेंट कराई तो फ्यूचर में पत्थर न बनने देने के लिए हर 6 महीने में 1 साल में हम अपनी सोनोग्राफी के टेस्ट कराएं और पत्थर को टाइम पे पकड़ें। क्योंकि आज इतनी गवेषणा हो चुकी है, इस तरह की ट्रीटमेंट आ चुके हैं जहां हम फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोप के साथ किडनी में पहुंच के पत्थर को निकाल लेते हैं। वो जमाना था जहां हम लिथोट्रिप्सी करते थे। तो ट्रीटमेंट बहुत आगे जा चुकी है। ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को इसके बारे में जाने। अब ये याद रखें कि टमाटर की बीज और लेडीज फिंगर, भिंडी की बीज और जितने भी बीज हैं, इनसे पत्थर नहीं बनता। ये मिथ्या अब शायद बंद हो जानी चाहिए इस देश में कि हम बीज से पत्थर बनता है। जो भी बॉडी की मेटाबॉलिज्म है उसमें जो तरल पदार्थ है वो यूरिन के द्वारा आता है, जो सॉलिड पदार्थ है, जो अनडिजॉल्व पदार्थ है जिसमें सारे बीज हैं, वो मोशन के पैसेज के थ्रू जाते हैं। तो बीज से पत्थर नहीं बनता। बहुत साग और बहुत दूध ले लिया और पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज कैल्शियम खाती हैं तो इससे पत्थर नहीं बनता। ये तो पूरी अंदर की मेटाबॉलिज्म है जिसमें आपका यूरिन सुपर सैचुरेट हो रहा है, उसे सुपर सैचुरेट ना होने दें। ये बताना जरूरी होगा कि नींबू और ऑरेंज में सिट्रेट होता है और सिट्रेट एक कंपोनेंट है जो कैल्शियम ऑक्सलेट को जुड़ने नहीं देती। तो यूरिक एसिड स्टोन्स और कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो सबसे कॉमन स्टोन्स है भारत में, इन दोनों को ना जुड़ने देने की सबसे इंपॉर्टेंट थेरेपी आज के जमाने में सिट्रेट थेरेपी है, जो बहुत से अलग अलग विषयों में मिलती रहती है। इसका सबसे कॉमन नेचुरल पदार्थ है नींबू और ऑरेंज। तो अगर सिट्रेट की मात्रा अच्छी है और पानी की मात्रा अच्छी है तो सिट्रेट दो चीज को जुड़ने नहीं देता और पानी सब कुछ को डिसॉल्व करते रहता है। पत्थर से बचना हमारा आपका काम है, बिकॉज जिस तरह के प्रांत में हम हैं पत्थर बनना बहुत ही कॉमन है, बिकॉज यहाँ पे यूरिन सुपर सैचुरेट हो रहा है। जी अच्छा सर, जैसे कि कहते हैं कभी कि 10 mm का पत्थर है तो निकल जाएगा सर्जरी से, या कभी कहते हैं 6 mm। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाएं कि कितने mm की जो पथरी होती है उसको सर्जरी की जरूरत होती है और कितने से छोटे होती है उसमें दवा से भी काम चल सकता है। बहुत बढ़िया, तो ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है और इसको मैं इस तरह से टच करना चाहूं कि पत्थर की दो ही नेचुरल हिस्ट्री होती है। वो बन रही किडनी में है और किडनी से एक पतली सी पाइप के द्वारा नीचे ब्लैडर में जाना चाहती है। ये क्यों? क्योंकि एक तरह का ये कब होगा हमें पता नहीं है। शनिवार की रात 31 दिसंबर की रात कभी भी पत्थर में जो किडनी में पड़ा हुआ वो नीचे निकल सकता है। वो निकलते वक्त पतली सी पाइप से निकलने की कोशिश करता है जिसकी साइज ऊपर थोड़ी चौड़ी है लेकिन नीचे पतली पतली और सबसे पतली होती जा रही है। तो याद रखें आप कि अगर पत्थर किडनी में है तो उसके दो ही तरीके हैं, या तो वो किडनी के पाइप में गिर के इमरजेंसी करेगा, नंबर 1। नंबर 2, वो बढ़ता जाएगा दशक बाय दशक। तो हमें किडनी के पत्थर को यूं नहीं छोड़ना है। दूसरा, छोटे पत्थर किडनी के पाइप में आ तो जाते हैं पर अगर निकल नहीं पा रहे तो क्यों निकल नहीं पा रहे? क्योंकि पाइप पतली है और पत्थर बड़ा है और आकर के निकलने की कोशिश कर रहा है, तो वो पीड़ा, दर्द, बुखार वगैरह वगैरह ये सही नहीं होगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर किडनी के पत्थर किडनी में है तो उनको वही ट्रीट करें। और वहां ट्रीटमेंट की जो बेसिक और ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट थी वो लिथोट्रिप्सी थी। आज के जमाने में फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोपी, जहां जैसे फ्लेक्सिबल टेलीस्कोप्स होते हैं, हम दूरबीन के रास्ते अंदर जाके किडनी से पत्थर को लेके आ गए। बिकॉज ये जो पाइप बनी हुई है ये पाइप बहुत ही नाजुक पाइप होती है, 2 से 4 मिलीमीटर की, जिसमें 6, 8, 9 मिलीमीटर का पत्थर फंस तो जाए लेकिन निकलना आसान नहीं होता। ये और है कि हमें दर्द ना हो और दर्द के कारण ना हो तो हम शायद बहुत बार भूल जाते हैं। तो किडनी और किडनी की पाइप में पत्थर फंसा होना अपने में खुशी की बात नहीं है। ये वहां या बढ़ेगा या आपकी किडनी और पाइप को तंग करेगा। तो इसलिए साइज वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिकॉज बहुत छोटा सा पाइप पत्थर भी पाइप में फंस सकता है और कभी बहुत बड़ा पत्थर भी निकल सकता है। उसकी दवाइयां होती हैं लेकिन हम दवाइयों पे तभी रिलाई करेंगे जब हम बिल्कुल श्योर हैं कि ये पत्थर निकल रहा है। अगर पत्थर मूव नहीं कर रहा है, किडनी के पाइप में फंसा हुआ है, जैसे आपकी गाड़ी गैरेज से निकल के मेन रोड को ब्लॉक कर रही है, तो फिर वो मेन रोड को ब्लॉक नहीं करना, उसको अनब्लॉक करने की जरूरत होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्थर एक बार बनेगा तो बार बार बनेगा और हम उसे ना बनने देने की कोशिश करें। जी अच्छा सर, आजकल जो लाइफ स्टाइल है वो काफी सेडेंटिक हो गई है, तो इसमें स्ट्रेस का क्या रोल है जो यूरो से रिलेटेड जो बीमारियां हैं? स्ट्रेस का एक तरह से लाइफस्टाइल डिजीज पे बहुत इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है। यूरोलॉजिकल डिजीजेस में शायद डायरेक्ट फर्क ना पड़े, लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो स्ट्रेस से 2 बड़ी बड़ी बीमारियां देश में प्रचलित हैं जिसे कहते हैं हाइपरटेंशन और डायबिटीज। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर 2 ऐसी बीमारियां हैं जो फाइनली किडनी को चोट पहुंचाती है। 10 साल की डायबिटीज और ब्लड प्रेशर अपनी किडनी को चोट पहुंचा सकती है, जो फाइनली किडनी फेलियर की तरह जा सकती है। तो स्ट्रेस नॉर्मली वो है जिसमें हम अपनी दिनचर्या में इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि अपनी बॉडी का ख्याल ना रख पा रहे हैं। परहैप्स यूरोलॉजिकल बीमारियों में एज सच स्ट्रेस की कोई डायरेक्ट रोल नहीं होगी, पर हाँ, हमारी लाइफस्टाइल की जो तरीके हैं, हमारे खाने पीने के, हमारे सिगरेट और हमारे अल्कोहल के तरीके, ये सब चीजें किडनी को तंग करती है। ये सब चीजें लॉन्ग टर्म में हमें अफेक्ट करती है। तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वो लाइफस्टाइल डिजीज है जो किडनी को लॉन्ग टर्म में तंग करती है। स्मोकिंग वो है जो लॉन्ग टर्म में किडनी और ब्लैडर को तंग करती है। जी, तो हेलो डॉक्टर में आने के लिए हम डॉक्टर संजय पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने हमारे स्टूडियो आए और हमारे दर्शकों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आज के हेलो डॉक्टर में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी दूसरी बीमारी पे, किसी दूसरे डॉक्टर के साथ चर्चा करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।